सर्वेभ्यः नमो नमः। आज की कक्षा में हम जो बात करने वाले हैं वह यह करने वाले हैं कि संस्कृत साहित्य वैकल्पिक में मुख्य समस्याएं क्या आती हैं तैयारी करने में। यानी कि आप लोग जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो क्या समस्याएं आ रही होंगी। वही बहुत मित्रों ने मेरे से जो प्रश्न पूछा है उसकी आज यहाँ मैं बताने वाला हूँ कि क्या समस्याएं आती हैं, उनका समाधान भी बताऊँगा कि कैसे समाधान आपको करना है। दूसरा यह भी बताऊँगा कि जो संस्कृत साहित्य वैकल्पिक है उससे लोग आकर्षित होते आखिर क्यों हैं, यानी कि लेते क्यों हैं संस्कृत साहित्य वैकल्पिक। इंजीनियर बैकग्राउंड वाले लेते हैं, जैसे कि इंग्लिश मीडियम लेते हैं, जैसे कि मेरे अभी जो करंट बैच चल रहा है मेरा उसमें इंग्लिश मीडियम ही हैं सभी। तो ये क्यों इंग्लिश मीडियम इसकी ओर आकर्षित होते हैं, या इंजीनियर बैकग्राउंड वाले क्यों इसको समझ पाते हो, इसको क्यों लेते हैं। हिंदी मीडियम क्यों नहीं इसको ले सके, आगे बढ़ पा रहा है ना। तो आज मुख्य रूप से यही हम देखने वाले हैं कि संस्कृत साहित्य वैकल्पिक ये लोग लेते क्यों हैं, इसमें ऐसा अच्छा क्या है। और अच्छा है वह तो ठीक है, लेकिन समस्याएं क्या आती हैं तैयारी में, आप कैसे सेल्फ स्टडी करते हो तो क्या दिक्कतें आती हैं, उन्हीं सारी समस्याओं को और क्यों लेते हैं इन दोनों को बताऊंगा। इसके समाधान भी यहाँ बताने का प्रयास करूँगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। चलिए हम बिना किसी देरी के सीधे ही इस बात पर आएंगे कि मैंने यहाँ नोट्स बना के लाया हुआ है, ठीक है ना, और उसमें लिखा हुआ है क्या मुख्य समस्याएं, इसलिए मुझे आप लोग अच्छे से समझ सकें और मैं आप लोगों को समझा सकूं। दो बातें हैं कि संस्कृत वैकल्पिक में समस्याएं क्या हैं, और दूसरा ये कि संस्कृत वैकल्पिक ही क्यों लेते हैं इंजीनियर बैकग्राउंड के स्टूडेंट, या आप सभी क्यों लेते हैं। तो मुख्य रूप से इसी बात को हम लोगों को यहाँ आज समझना है कि संस्कृत वैकल्पिक आखिर लेते क्यों हैं ये लोग। देखिए संस्कृत वैकल्पिक लेने का, जैसे कि मैं बताऊं यहाँ आप लोगों को कि मैंने संस्कृत वैकल्पिक क्यों लिया। देखिए मैं आरंभ में जब पढ़ाई आरंभ कर रहा था तब मेरी जियोग्राफी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट था, मैं उसमें रुचि थी और मेरा बहुत हद तक तैयार भी था। लेकिन मैं परंपरागत रूप से संस्कृत जानता था और मुझे यह मालूम चला कि यह सर्वाधिक अंकदायी विषय है, यानी कि इससे अंक अच्छे प्राप्त किए जा सकते हैं बशर्ते एक बार नोट्स तैयार हो जाए अच्छे से गुणवत्तापूर्ण। दूसरा छोटा सिलेबस का होना, इसका सिलेबस जो मुझे मालूम चला था कि बहुत छोटा है और सबसे ज़्यादा अंक आते हैं, है ना। तो इन्हीं चीज़ों से आकर्षित होकर के मैंने भी यह वैकल्पिक चयन किया था, और जो भी जियोग्राफी मैंने सोचा था कि इसको लूँ वह छोड़ दिया था कि अब इसको नहीं लेना है। ऐसे ही तो मैं आपको बताने वाला हूँ, एक एक पॉइंट को समझाने वाला हूँ जो आप यहाँ देखेंगे। ये इंजीनियर बैकग्राउंड वाले जो इसके को देख करके आकर्षित होते हैं, यही सब देख करके मैं भी यहाँ आकर्षित हुआ था और इस बात को समझा था, और इसका लाभ भी है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे हमने यहाँ पहली बात कही कि सर्वाधिक अंकदायी विषय। अब देखो कह देने मात्र से कुछ नहीं होता है कि सर्वाधिक अंकदायी विषय, समझना पड़ता है कैसे सर्वाधिक अंकदायी हो पाता है। ऐसे हो जाता है कि इसमें जो हम लोगों को लिखना होता है, संस्कृत साहित्य का पेपर 500 अंक का होता है, जिसमें से लगभग 150 नंबर का आपको संस्कृत में लिखना होता है, और इसके उपरांत जो शेष 350 नंबर का रहता है इसे आप या तो इंग्लिश मीडियम वाले इसे इंग्लिश में लिखते हैं और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखते हैं। हालांकि इंग्लिश मीडियम वाले भी यदि अपना मेंस इंग्लिश में लिख रहे हों और वो हिंदी समझते हैं, हिंदी को अच्छे से जानते हैं, तो मैं यही सलाह देता हूँ कि उन्हें हिंदी लेना चाहिए। और जो भी मेरे अभी विद्यार्थी हैं इंग्लिश मीडियम के हैं, इंजीनियर बैकग्राउंड से हैं, वह भी मेरे यहाँ से हिंदी लेकर के तैयारी कर रहे हैं। जीएस वह इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में वैकल्पिक लिखेंगे। इसका एक अलग ही लाभ है, वह भी मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि क्या लाभ है। तो ऐसे हिंदी में लिख रहे हैं। अब आपको जो यहाँ 350 नंबर का ये लिखना होता है, एक बार यदि इसका नोट्स आप बेहतर तरीके से और गुणवत्तापूर्ण तैयार कर लेते हैं तो इसमें नंबर कटने के चांस बहुत ही कम होते हैं, यानी कि आप इसमें से 250 अंक भी पा सकते हैं। और ऐसे ही इसका है कि यदि आप 150
अंक का यहाँ देख रहे हैं 150 में यदि आपने अच्छा किसी नोट्स को बना लिया या किसी अच्छे बेहतर कोचिंग का नोट्स आपके पास है या किसी टीचर की सलाह लेकर के आपने बनाया है या आपको कोई टीचर गाइड कर रहा है उससे आपने लिया है और यदि उसने गुणवत्तापूर्ण यूपीएससी की डिमांड के अकॉर्डिंग बनाया है तो आप इसमें से भी यदि उसको अक्षरशः रट लेते हैं तो उसमें से आप 100 नंबर ले सकते हैं बहुत ही आराम से। अब आप इन दोनों अंकों को मिला लीजिए 350 अंक मूल रूप से हो जाते हैं। यह सामान्य रूप से प्राप्त किया जा सकता है संस्कृत वैकल्पिक में, बशर्ते इसकी एक बार आप अच्छे से तैयार कर लें। इसलिए माना जाता है, इसको कहा जाता है कि यह सर्वाधिक अंकदायी विषय है या आ सकता है। नंबर आता क्यों नहीं है उसके भी मैं अभी कारण बताऊंगा कि क्यों नहीं आता है नंबर, या अभी तक क्यों इस प्रकार का जिस लोगों का अच्छा नंबर आया है उनके लोगों के नोट्स में क्या महत्वपूर्ण विशेषता रही है तब उनका नंबर आया है। चलिए इसी तो आप पहले पॉइंट को समझ पाए होंगे कि कैसी यह सर्वाधिक अंकदायी है। और बेहतर लिख लेते हैं तो ये 150 का है, यदि और अच्छा आप बेहतर लिखते हैं तो 100 से भी ज़्यादा 120 भी ला सकते हैं आप। यह आपके ऊपर है, यह कहा नहीं जा सकता सभी का, है ना। एक अच्छा संस्कृत लिखने वाला यह कर सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखें यहाँ कि छोटा सिलेबस है। कैसे छोटा सिलेबस है देखिए, आपने यूपी पीसीएस का यदि सिलेबस देखा हो तो कितना व्यापक सिलेबस लगा हुआ है यूपी पीसीएस का। वहीं आप यूपीएससी का सिलेबस देखिए तो यूपीएससी का जो सिलेबस लगा हुआ है उसमें आपको बताऊं कि किसी भी चीज़ के 10 श्लोक लगे हुए हैं। जैसे कि रघुवंश का प्रथम सर्ग का 10, कुमार संभव के प्रथम सर्ग का 10, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 10। ऐसे ही आप देखते हैं जो पेपर 2 है आपका, उसकी जो पेपर 2 की यूनिट नंबर 8 है उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, स्वप्नवासवदत्तम या उत्तर रामचरितम, इनका भी ऐसे ही 10 से 12 श्लोक लगा हुआ है। अब आप खुद समझिए कि मात्र 90 श्लोक को आपको पढ़ना है, यानी कि आपको इसको मिलाकर के 100 लगभग 200 पेज के करीब का नोट्स हो जाता है। 200 से 250 के करीब का नोट्स होता है। तो 200 पेज का नोट्स पढ़ करके आप 90 श्लोकों का अध्ययन आपको करना होता है। इनमें से आपको 60 श्लोक हिंदी में लिखना होते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हो, 30 क्या कर सकते हो संस्कृत में लिख सकते हो, लिखना होता है अनिवार्य। तो यहाँ नंबर बहुत अच्छे से प्राप्त किया जा सकता है। मात्र 200 पेज का आपके पास नोट्स है और आप लगभग 150 नंबर अंक प्राप्त कर लेते हैं और ये हिंदी में लिखना है। आप कहीं और देखिए कैसे लिख पाएंगे, नहीं। यहाँ सुनिश्चित रहता है कि यह प्रश्न आना है तो आना है, इस प्रकार का। इसलिए इस वैकल्पिक को लेना पसंद करते हैं कि जैसे मेरी क्लास का है तो मैं क्या करता हूँ कि उत्तर फॉर्मेट में ही क्या करता हूँ नोट्स देता हूँ। तो उत्तर फॉर्मेट का मतलब क्या होता है जानती हैं आप, कि ऐसे एक पेज रहता है, ठीक है, यूपीएससी का ऐसा पेज रहता है, आप जानते होंगे, इस प्रकार का दोनों साइड से लाइन रहता है। अब इसमें ऐसे आपको जो भी पेज रहते हैं, मेरा क्या होता है इसी प्रकार की, मान लीजिए एक प्रश्न है और उसे वहाँ 250 अंक में पूछा जाना है तो मेरे क्लास का इसका नोट्स 400 शब्द का रहता है कि आप 150 शब्द वहाँ भूल भी जाइएगा तब भी आप 250 शब्द का लिख के आइएगा। ऐसे ही प्रत्येक उत्तर को मेरे यहाँ इस टाइप में मैं बना के देता हूँ। तो ऐसे ही मैं यहाँ यह नहीं बता रहा हूँ कि मेरे टाइप का आप या मेरी कोचिंग करना अनिवार्य है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। आपको इस प्रकार का सेल्फ से भी नोट्स से भी कर सकते हैं, तैयार तो करना चाहिए। देखिए तो इस बात को आप समझ पाएंगे यहाँ कि कैसे आपको नोट्स तैयार करना है। तो उत्तर फॉर्मेट में जैसे कि मेरा जो नोट्स हुआ है लगभग 600 पेज के करीब नोट्स है, दोनों पेपर का मेरा लगभग 600 से 700 पेज के करीब का नोट्स है। सत्य बात यही रहती है कि 600-700 पेज का नोट्स होता है, लेकिन आप यदि मुरनाल सर का भी इकोनॉमी देखे होंगे तो उनका भी तो 900 पेज का नोट्स है। पढ़ते हैं ना आप 15 अंक के लिए पीटी के लिए, पीटी में 15 क्वेश्चन के लिए, और ऐसे ही मेंस में लगभग 100 नंबर के लिए मान सकते हैं। पढ़ते हैं ना 900 पेज। यहाँ आपको 700 पेज पढ़ना है मात्र, और 700 पेज पढ़ करके आप 500 अंक का तैयारी करते हैं। यह आप देख सकते हैं। इसलिए इसको क्या माना जाता है कि छोटा सिलेबस माना जाता है।
दूसरा, छोटा तो सिलेबस है ही। सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण विशेषता ये है इसकी कि जो विगत वर्ष के प्रश्न होते हैं, जैसे कि मैं अपनी सबसे पहले जो क्लास के नोट्स देखे होंगे यदि आपने मेरे, तो उसमें विगत वर्ष के प्रश्न लिखे रहते हैं। और विगत वर्ष के प्रश्नों को मैं क्या कम से कम 1995 से लेकर के 2021 तक के, अभी मेरा जो करंट बैच चल रहा है यहाँ तक मैंने कराया था, तो इनको ही मैं सॉल्व करा देता हूँ। इन्हीं क्वेश्चनों से प्रत्येक टॉपिक से लगभग 70 से 80% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, इसलिए इसे लोग लेते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी कोचिंग्स क्या करती हैं अधिकतर कि इन प्रश्नों के उत्तरों को लिख करके नहीं देती है जो विगत वर्ष के आए हुए हैं। मेरी क्लास में मैंने यह प्रयास किया है, और यह प्रयास कोचिंग्स वाले इसलिए नहीं कर पाते हैं, उनकी भी इसमें गलती नहीं है। उन्हें स्वयं पेपर तो लिखना नहीं होता है। आप स्वयं सोचिए, आपको पेपर लिखना है, मुझे भी पेपर लिखना है, इसलिए मैं उत्तर लिखता हूँ। मैंने अपना उत्तर बनाया हुआ है, वही मैं आप लोगों को मॉडल उत्तर के रूप में देता हूँ। आप लोगों ने मेरे मॉडल उत्तर देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो टेलीग्राम पर देख सकते हैं, कई सारे मॉडल उत्तर अपलोड हैं। तो मॉडल उत्तर बना के ऐसे मैं बना के देता हूँ। इससे क्या होता है, ये 70 से 80% यहीं से आता है, बाकी 30% का जो भी सिलेबस पढ़ाया जाता है उसमें से भी आता है। ऐसा नहीं कि ये 80% और 70% केवल पिछले ईयर के प्रश्न। क्या होता है आप स्वयं समझिए, एक बात को लॉजिक लगा सकते हैं कि कैसे रिपीटेड होता है। 10 मान लीजिए 10 श्लोक एक विषय का लगा हुआ है और प्रत्येक वर्ष उसका एक प्रश्न आना है, तो आप स्वयं सोचिए कि 10 वर्ष में एक एक प्रश्न आ गया होगा, इसलिए रिपीटेशन हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, इन 10 श्लोक में से केवल 5 श्लोक ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये 5 श्लोक आपको पता होना चाहिए कि कौन से इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं 5 श्लोकों का हर 5 या 2 साल 3 साल में रिपीटेशन होता रहता है। इसलिए ऐसे मान लीजिए जो मैंने आपको 90 श्लोक बताया था, तो 90 श्लोक में 90 ही महत्वपूर्ण नहीं हैं, इसमें से महत्वपूर्ण मुख्य रूप से 40 हैं, और इन 40 का हर 2 या 3 वर्ष में रिपीटेशन होता रहता है। यह मुख्य रूप से रिपीटेशन। जैसे कि आपको बताऊं, यदि आप अष्टांग योग के बारे में देखें तो जब भी योग दर्शन से क्वेश्चन आया है, अधिकतर अष्टांग योग से क्वेश्चन पूछा है। जब भी ईशावास्योपनिषद से क्वेश्चन आया है, उसके महत्व के बारे में पूछा है। तो इस प्रकार मालूम करना पड़ता है कि कौन सा पक्ष इसका महत्वपूर्ण है और कौन से प्रश्न रिपीटेड होते हैं। यदि आप इस चीज़ को समझ जाते हैं, पहचान लेते हैं, तो आप इसमें अच्छा कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने आपको क्यों लेते हैं इसके लिए कि देखिए, मैंने फिर से एक बार बता दूं, सर्वाधिक अंकदायी विषय है, छोटा सिलेबस है और रिपीटेशन होता है। सबसे अच्छी बात यानी कि एक बार यदि आप सिलेबस कर लेते हैं, जो भी विगत वर्षों में क्वेश्चन आए हुए हैं उसके मॉडल आंसर आपके पास होते हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। यही इसकी अच्छाई है। अभी देखिए, अच्छाई बता रहा हूँ, बुराई भी बताऊँगा इसकी, बहुत बड़ी बुराई है। आप सोचेंगे कितना दिक्कत है, इतना समस्या अच्छी चीज़ है, तो वह भी आपको बताऊंगा मैं यहाँ क्या है, क्योंकि मेरा यहाँ आप लोगों को जागरूक करना मूल उद्देश्य है। देखिए, सभी लोग कोचिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं। देखिए, मेरा आप लोगों को बताना है कि मैं भी आपका सहायता कर रहा हूँ उसी रूप में। तो आप देख सकते हैं, मेरा ये किसी से भी नहीं है कि आप लोग ज्वाइन करिए यह मेरा बिल्कुल भी आपसे कहना नहीं है। आप लोग के विभिन्न जो भी आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है उसी के अनुरूप में आपकी हेल्प कर रहा हूँ। यदि आप चाहें, सामर्थ्य है तो ज़रूर करना चाहिए। यदि नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिल रहा था ना यूट्यूब पर, उससे अच्छा तो है मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। आप लोगों को जो चाहिए मैं कह देता हूँ कि आप प्रश्न बताइए, मैं उसके बारे में आपका वीडियो बनाऊँगा, जो भी हेल्प हो सके वो मैं करूँगा। तो यह सब आप लाभ लेते रहिए, और यदि ठीक लगे तो आप ज्वाइन करिए, वरना मैं यह भी बताता हूँ किसी अन्य कोचिंग को भी ज्वाइन करके वहाँ से तैयार है हेल्प करने के लिए लीजिए, कहीं से भी लीजिए। आपका मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि आपका वैकल्पिक तैयार हो। चलिए आगे हम देखते हैं कि और एक बढ़िया चीज़ इसकी यह है कि जब पेपर आता है, कि अभी पेपर है मेंस का जो इस बार है, उसी में मैं अपने जो भी स्टूडेंट हैं हमारे, उनको 2-3 दिन में, यानी कि 5 दिन जो गैप रहता है ना, उसमें बेहतर आंसर राइटिंग और रिवीजन दोनों करवा देता हूँ। यानी कि जब भी मेंस होता है ना, इसकी कोई फीस चार्ज नहीं की जाती है, जो कि मेरे पहले से ले लेते हैं ना बैच, एक बार ही केवल मात्र मैं फीस लेता हूँ। उसके बाद टेस्ट सीरीज भी उन्हें फ्री देता हूँ। साथ में ही उनके लिए मैं
जो क्या नाम है कि जो टेस्ट सीरीज़ के साथ ही इंटरव्यू का मैं साथ साथ में तैयारी कराता हूँ। कि जैसे कि जब मैं मान लीजिए कि ईसावास्य उपनिषद इन लोगों को पढ़ा रहा था, तब मैंने ईसावास्य उपनिषद से कौन से इंटरव्यू के लिए प्रश्न बन सकते हैं यह भी बताया था। गीता जब मैं पढ़ा रहा था तो कैसे कोचिंग में मैंने यही भी बताया था कि कौन सी गीता से प्रश्न बन सकते हैं। ऐसे ही मैं जो भी विषय पढ़ाता हूँ उसके इंटरव्यू के प्रश्न भी साथ साथ बताते जाता हूँ और उनका उत्तर भी बताते जाता हूँ कि ऐसा आपको उत्तर एक देना समुचित रहेगा। देखिए, इसमें एक चीज़ है कि आपको जो अन्य विकल्पों में जैसे कि पॉलिटी है या करंट है, जो आपका इकोनॉमी है, या इस प्रकार के जो कुछ सब्जेक्ट रहते हैं उसमें आपको करंट अपडेट करना पड़ता है। यहाँ सबसे अच्छी चीज़ यह है कि करंट अपडेट करने की समस्या बिल्कुल भी नहीं है, करंट अपडेट आपको नहीं करना है। लेकिन आप लोग एक बात कह सकते हैं यहाँ कि आप तो बार बार कहते थे कि करंट से करना होता है। देखिए, करंट अपडेट नहीं करना है, लेकिन जो करंट की समस्याएं हैं वह संस्कृत के जो भी आप ग्रंथ पढ़ रहे हैं उन ग्रंथों में जो बातें कही गई हैं उन बातों से कैसे सॉल्व हो सकती हैं ये करंट की समस्याएं जो कि चल रही हैं, इनको समाधान करना बताना होता है। और यह कहाँ बताना है, कितनी मात्रा में आपको इसको यूज करना है, कहाँ लिखना है, कैसा लिखना है, इस पर थोड़ा संतुलित दृष्टिकोण आपको अपनाना होगा। संतुलित स्वरूप में इसको अपनाना होगा कि कहाँ क्या कैसे करना है। आप पूर्ण रूप से केवल करंट की समस्याओं को ही सॉल्व नहीं कर सकते, एक संतुलित आपका जवाब रहना चाहिए उसमें। तो ये करंट अपडेट करने की इसमें समस्या नहीं रहती है, और जो करंट की समस्याएं सॉल्व होती हैं उसको नोट्स में करा ही दिया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्या है कि एक बार तैयार हो जाए तो जल्दी जल्दी रिवीजन, बिल्कुल बहुत अच्छा। सबसे अच्छी चीज़ें हमें इसकी यही लगी कि जैसे मेरा एक बार तैयार हुआ तो मुझे रिवीजन करने में, यानी कि जब मैं पढ़ाता हूँ कोई नया टॉपिक्स, जैसे कि फ़िलहाल तो मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ क्योंकि मेंस इन लोगों को लिखना है और बहुत, लेकिन आप केवल 10 से 15 मिनट में रिवीजन करके पढ़ा सकते हैं। यानी कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो 10 से 15 मिनट रिवीजन करके पढ़ा सकता हूँ कोई भी क्लास। तो ऐसे ही आप लोग भी क्या कर सकते हैं, इसको 1 से 2 दिन में, अब मैंने पहले बता चुका हूँ, आराम से रिवीजन इसको किया जा सकता है, बशर्ते एक बार अच्छे से तैयार आपका हो जाना चाहिए। टेस्ट सीरीज का ऐसा है, आपको बताऊं कि जब आप पिछले वर्ष के जो प्रश्न होते हैं उनको लिख करके उनका बेहतर उत्तर लिखिए, है ना। जो कर पा रहे हैं वो, नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ। जो पिछले 20 साल हैं, पिछले 20 वर्ष के जो भी क्वेश्चन हैं उनको लिख करके बेहतरीन उत्तर का प्रैक्टिस कर लीजिए। साथ ही साथ कुछ लगभग देखिए 70% तो वही रिपीट हो जाना है, तो आपको 70% टेस्ट सीरीज तो पिछले वर्ष का करना है। 30% प्रश्न ऐसे हैं जो आगे के आते हैं, जो करंट मतलब इस प्रकार के नए आने लगे हैं, उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, और वह सिलेबस के साथ ही आप तैयार कर सकते हैं। यह अब थोड़ा बदलाव देखा गया है, जो इस प्रकार के प्रश्न आने लगे हैं, तो यही आपको करना है। इस प्रकार के आपके, इसीलिए यही जो इस प्रकार की विशेषताएं होती हैं, इन्हीं को देख करके व्यक्ति क्या करता है कि संस्कृत वैकल्पिक आजकल ले रहा है। आप लोग समझ पाए होंगे कि क्यों कोई व्यक्ति संस्कृत वैकल्पिक ले रहा है। नेक्स्ट हम इसमें समझेंगे कि संस्कृत वैकल्पिक की समस्याएं अब क्या हैं। देखिए, अभी तो लाभ देखें कि इन सब चीज़ों के चलते व्यक्ति इसके ओर आकर्षित होता है। तो ये आकर्षण होना ठीक है या गलत है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये वास्तविकताएं हैं। आप स्वयं यदि इस चीज़ को समझ पाते हो तो समझ पाएंगे। चलिए, दिक्कत सबसे बड़ी क्या है इसकी समस्या, और ये मेरे प्रश्न नहीं, जो आप लोगों ने विविध पूछे हैं ना, वही है। देखिए, यहाँ मैंने हेडिंग इसलिए रखा है संस्कृत वैकल्पिक में समस्याएं क्या हैं, वही आखिर समस्या यहाँ आपको मैं बताने वाला। देखिए कि विविध प्रकार की, सबसे पहले क्या होता है कि विविध प्रकार की पुस्तकों के छोटे छोटे हिस्से को पेपर में लगाया गया है, इसलिए विद्यार्थियों को बुक्स खरीदना कठिन है, और कौन सी बुक खरीदें, बेहतर वो कौन है, इसका निर्णय करना। सबसे बड़ी समस्या यह आती है, जो मैंने भी देखी है तैयारी के दौरान, कि भाई इतना ज़्यादा सब्जेक्ट लगा हुआ है, एक पुस्तक का 10 श्लोक लगा हुआ है। मान के चले कि रघुवंश की बुक है, उसका 10 श्लोक लगा हुआ है, आपको संस्कृत में व्याख्या लिखना है, किसकी पुस्तक खरीदोगे आप चौखंबा पर कॉल करके कहते हो मुझे रघुवंश की पुस्तक चाहिए, वहाँ से एक पुस्तक आती है, पता चलता है उसमें संस्कृत व्याख्या ही नहीं है।
तो यह सबसे बड़ी आपको सेल्फ स्टडी में दिक्कत हो जाती है। आ रही होगी आप लोगों को ये समस्या? यदि आ रही हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, जो भी वीडियो देखते हैं। पहली बात तो आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं पूरा, और जो भी देखते हैं वो बताएं ज़रूर कि उन्हें इस प्रकार की आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए, तो ये कितनी बुकें लें, जैसे कि आज मैं आपको बताऊं कि मेरी एक लाइब्रेरी से मैं पुस्तकों को ला कर के और तैयार कराता हूं, पढ़ पढ़ के उनको। साथ में ही मैं पहले भी इसको तैयार कर चुका हूं, तो उनको भी अपने नोट्स को रखता हूं। मेरा यह रहता है कि मैं प्रत्येक पेज में अपडेट करता रहता हूं अपना नोट्स को अधिकतर। ऐसा कि पहले वाले विद्यार्थियों को जो नोट्स दिया उसको मैं अधिकतर अपडेट कर देता हूँ। देखिए, जो मूल बातें होती हैं कि जैसे 16 संस्कार हुए हैं, 16 संस्कार को 17 नहीं किया जा सकता है, लेकिन 16 संस्कार का जो महत्व है उसको बहुत हद तक बदला जा सकता है। प्रत्येक बैच में कुछ कुछ पॉइंट बदले जा सकते हैं, वह बदल देता हूँ मैं। तो इस प्रकार जो अपडेशन वाली चीज़ें होती हैं वो अपडेट कर देते हैं। तो आपको सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ क्या आने वाली है कि पुस्तकों के बारे में, और यह पुस्तकें जब आप मंगाएंगे तो इसके लिए एक चुनिंदा आपका होना चाहिए। दूसरी बात कि मैं भी आपसे, मेरे से आप कहते हैं कि पुस्तकें बताइए, मैं क्या पुस्तकें आप लोगों को बताऊं। इसमें क्या है कि जैसे मैं भी तैयार किया हूं ना, तो मैं एक विषय से संबंधित 3 से 4 पुस्तकें लेना पड़ा है मुझे, उसके बाद मैं तैयार कर पाया हूं किसी एक चीज़ को। ऐसा क्यों करना पड़ा कि मैं भी यही गलती किया सबसे पहले कि एक पुस्तक मंगाया, उससे मेरा पूर्ण नहीं हुआ, तब दूसरा मंगाया, उसमें भी मुझे कमी दिखा, तीसरा मंगाया। इस प्रकार कर करके मेरा रघुवंश का 3-4 पुस्तक है मेरे पास, कुमार संभव का 3-4 है। तो इस प्रकार मेरा प्रत्येक विषय का 3-3, 4-4 पुस्तक है, और एक भी पुस्तक कोई ऐसी नहीं है कि परिपूर्ण हो। तो मैं आपको कौन सा बता दूँ? यदि मैं इस पुस्तकें यहाँ ला करके बता दूँ तब आप लोग यह कहेंगे कि पूरा है ही नहीं। दूसरा, कुछ कोचिंग्स का पुस्तक फेमस है, टीचर्स का फेमस है, तो उसमें समस्या यह है कि इतना छोटा व्याख्या है। मैं आपको कह दूं कि ये पुस्तक आप ले लीजिए, तो वहाँ लिखना है आपको 300 शब्द से 400 शब्द का नोट्स होना चाहिए, और जबकि उसका जो उत्तर है वो लगभग 100 शब्द में है। अब आपको मैं 100 शब्द वाला बता दूं, फिर आप 300-400 शब्द कैसे लिखेंगे? यह एक समस्या आ रही है। इसलिए व्यक्तियों को थोड़ा ये मुश्किल हो जाता है, इसलिए व्यक्तियों को एक समस्या है। इन सभी का समाधान भी मैं बताने वाला हूँ आपको कि कैसे इनका जो भी संभव समाधान हो सकता है वो मैं बता सकता हूँ, ठीक है ना? तो मैं बताऊँगा, बिल्कुल बताऊँगा। देखिए, पुस्तकों के हमने मान लीजिए खरीद भी लिया कुछ पुस्तकें, 3-4 पुस्तकें, तो ऐसे आप खरीदें तो बहुत सारा पुस्तक, लगभग आप 15-20 हज़ार का पुस्तक ही खरीद जाइएगा, जो मुझे लगता है, क्योंकि मैंने यही किया है। मैंने तो हालांकि इससे भी बहुत ज़्यादा का खरीद लिया है। ऐसा मैंने इसलिए कर पाया है क्योंकि मैं भी परेशान होता रहा आपसे, और उसी परेशानी के बाद मैंने लगभग 1 साल में अपना वैकल्पिक लगभग 12 से 13 महीने मैंने स्वयं दिया है इसको। अब देखिए, मैं कभी आप लोगों को लगेगा कभी 8 महीने कहती हैं, कभी 12 महीने कहती हैं। अब मैं क्या बताऊँ आपको, मैं जब से तैयारी किया तो थोड़ा थोड़ा वैकल्पिक तैयार करना स्टार्ट किया। जो मैंने एकदम पूर्णतः सब कुछ छोड़ करके इसकी तैयारी की थी वो 7 से 8 महीने की थी, लेकिन मूल रूप से मैं कम से कम 12 से 14 महीने लगा रहा। लेकिन इस 12-14 महीने के दौरान मैंने 7 से 8 महीने पूर्णतः सभी जीएसओ को छोड़ करके संस्कृत वैकल्पिक तैयार किया था। इसी के साथ मैंने कोचिंग से भी की थी। तो यह एक रहा। तो ये समय इसलिए लग गया मुझे इतना क्योंकि इसमें बहुत सारा नोट्स में मुझे पागल बनाया गया है ना। मैं यहाँ किसी के नोट्स की परिचय बुराई नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि सभी अच्छा है, सभी लोग पढ़ा रहे हैं, जैसा भी है जो भी है पढ़ा तो रहे हैं, कम से कम कुछ तो पढ़ा रहे हैं, कुछ ना पढ़ाने से अच्छा, ठीक है। चलिए, अब देखिए, पुरानी जो पुस्तकें खरीदने में क्या है कि उत्तर देखिए खरीद भी लिए तो उपरांत कंटेंट कैसे बनाएं। आपको एक कंटेंट बनाने में समस्या आ जाती है कि कैसा कैसा कंटेंट बनाना चाहिए। अभी हम लोग दिखने वाले हैं कि जो ये समस्याओं की बात कर रहे हैं उसमें पुस्तक खरीदने के उपरांत मैंने बताया कि कंटेंट कैसा बना है, इसको उत्तर जो आपने कैसे लिखें, है ना, लिखा हुआ उत्तर सही है या गलत है, ये सब चेक कराने के लिए कोई ना चाहिए ना आपके पास गाइडेंस के लिए। तो यह व्यक्ति होना भी आपके पास अनिवार्य है ना, या फिर कोई ऐसा हो व्यक्ति जिससे आप चेक कराते हो तब आपको ठीक रहेगा। तो ये भी समस्या आती है कि किससे चेक कराएं। हालांकि मैं बहुत हद तक
जिसके भी कुछ प्रश्न होते हैं मैं चेक कर देता हूँ। आप लोग भी जुड़ करके टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड करेंगे लिख करके, तो मैं अवश्य रूप से जितना हो सकेगा चेक कर दूँगा। चलिए आगे क्या है कि जो ये संस्कृत के प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखें, इसका कंटेंट कहाँ से मिलेगा, ये भी समस्या आती है कि कैसे उत्तर लिखें, पैराग्राफ में लिखें या पॉइंटेड लिखें, यह भी दिक्कत है। कितने पैराग्राफ हो कितना पॉइंट, है ना, ये सब आता है। इसका कंटेंट कहाँ मिलेगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंटेंट होती है। यह अभी 1-2 दिन पहले ही ग्रुप में क्वेश्चन डाला गया था कि कंटेंट कैसे हो। अब इसी कंटेंट की समस्या को समाधान करते हुए ही तो मैंने वैकल्पिक करना आरंभ किया था, यही मैंने आप लोगों को वहाँ बताया हुआ है। चलिए देखिए, अब कुछ ये है क्वेश्चन कि सुप्रसिद्ध कोचिंग्स का कंटेंट की गुणवत्ता ठीक नहीं है, तो ये भी एक उतना ही है। यदि आप लोग देख रहे हो, जान रहे हो, यदि आपने जिसने भी खरीदा है वह देखिए कि जो सुप्रसिद्ध कोचिंग्स है ना, उनकी गुणवत्ता कैसी है, उसे देख लीजिए एक बार आप। यही पॉइंट है कि नंबर कम आते हैं, लेते भी हैं तब भी कम क्यों आ रहे हैं, उसका कारण अधिकतर यह है आप लोग कंटेंट को बदलते नहीं हैं, बदल नहीं पाते हैं। इन लोगों को बदलने की अब ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी कोचिंग सुप्रसिद्ध हो चुकी हैं, और जो सुप्रसिद्ध हो जाता है उसको क्या करना है बदल के, वो तो वैसे भी सुप्रसिद्ध है, आप जाएंगे ही वहीं पढ़ने। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। आप ये देखिएगा, ध्यान इन सब चीज़ों पर देना आपको बहुत ज़रूरी है। चलिए, टॉपर्स की जो मुझे यहाँ इस संस्कृत के संदर्भ में लगता है वह सबसे बड़ी मिथ्या धारणा या कटु सत्य यही है कि टॉपर्स ने जो कह बचा रखा है ना आज कि सेल्फ से सब कुछ हो सकता है, सेल्फ से सब कुछ हो सकता है। आपको मैं आज कहता हूँ, आपने नहीं पढ़ा है, आप कैसे भी कहीं की भी कोई पुस्तक को डाउनलोड करिए, मुझे नहीं मालूम, आप मुझे, है ना, स्वप्न वासव दत्तम की पुस्तक के मंगलाचरण की, या मंगलाचरण छोड़ करके जो भी कोई मंगलाचरण है उसकी मुझे 400 शब्द की व्याख्या करके बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि आप सेल्फ से कर लेंगे। आप यदि ऐसे कर पा रहे हैं, प्रत्येक श्लोक की व्याख्या करके 300 से 400 शब्द का कंटेंट बना ले रहे हैं प्रत्येक श्लोक की व्याख्या करके, और वो भी गुणवत्तापूर्ण, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप समास लिख रहे, छंद लिख रहे, जो कि अन्य कुछ भी उसमें समास लिखवा दिया जाता है कि ये इस चीज़ में समास है, यह छंद है, जबकि ये दोनों नहीं लिखने होते हैं व्याख्या में। क्योंकि यदि उसे समास और छंद ही पूछना होता तो वो अलग से ग्रामर आपको क्यों लगाता। आप प्रत्येक प्रश्न में 3 से 4 पॉइंट ये लिख दे रहे हैं, समास ये है, छंद ये है, अनस्टॉप छंद है, व्यक्ति उसका लक्षण लिख दे रहा है, 20 बार वो पेपर की कॉपी में अनुष्टुप छंद लिख करके आ रहा है, आप खुद समझिए कैसे नंबर मिलेगा। व्याख्या यह नहीं होता है, व्याख्या होता है कि प्रस्तुत श्लोक तात्कालिक जिस समसामयिक समय में लिखा गया या समकालिक समय में लिखा गया, उस समय की स्थिति परिस्थिति के बारे में कैसा बता रहा है, आर्थिक स्थिति के बारे में कैसा बता रहा है, सामाजिक स्थिति के बारे में कैसा बता रहा है, कवि की काव्यात्मक चातुर्यता क्या है, काव्यात्मक वैशिष्ट्यता क्या है, इन सभी चीज़ों को बताना पड़ता है। इनको आप कैसे स्वयं से जानेंगे, जो सेल्फ स्टडी में कह दिए हैं कर लेंगे। मैं कहता हूं कि संस्कृत में सेल्फ स्टडी, यदि आप पहले से अच्छे से संस्कृत नहीं जानते हैं तब बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि सेल्फ से आप कर लें। क्यों? क्योंकि इसमें कंटेंट नहीं। आप संस्कृत का कैसे बनाइएगा, और जो संस्कृत आप लिखते हैं वह कैसे चेक करेंगे, ये सेल्फ की दिक्कत है। यह सभी दिक्कतें सेल्फ में आती हैं। इससे अच्छा मैं उपाय बताता हूँ सभी के लिए कि जो चाह रहा है 1-2 महीने प्रयास कर ले कि सेल्फ से, यदि उसके पास पैसे नहीं हैं, वो आर्थिक रूप से किसी कोचिंग को नहीं ले सकता है, और वह हिंदी मीडियम तक है और 10th तक क्लास में यदि संस्कृत पढ़ा है, तो मेरा उसे आज ही और हमेशा सुझाव यही रहेगा कि वह छोड़ दे संस्कृत वैकल्पिक सेल्फ से करना और किसी अन्य वैकल्पिक को अपना ले। बहुत बढ़िया होगा। यदि आप सेल्फ से कर भी लिए ना कैसे भी करके, तो आप 200-250 नंबर के काबिल रहेंगे, 300 से आगे कभी नहीं जाएंगे, और इससे अच्छा या किसी अन्य वैकल्पिक को चयन कर लें। आपको इस प्रकार के जो संस्कृत हैं या कोई अन्य ऐसा साहित्य हुआ जिसके बारे में ऐसा नहीं है, आप सेल्फ नहीं कर सकते। हाँ, सेल्फ हो सकता है यदि आपका कोई गाइड करने वाला हो। कैसा गाइड करने वाला हो कि कोई
कॉलेज का प्रोफेसर है और जो बढ़िया है, जो आपको लगता है कि वो यूपीएससी की डिमांड को जानता है, समझता है, और वो प्रोफेसर आपकी जो सहायता कर रहा है, तो आप कर सकते हैं इसे। या फिर आपने एमए किया हुआ है संस्कृत से, जैसे कि मैं किया हुआ हूँ, आप ऐसे शास्त्री या एमए किए हुए हों, बेहतरीन संस्कृत बोल लेते हों और लिख लेते हैं, तब आप सेल्फ से कर सकते हैं। आप सोचें कि 10th तक पढ़ने के बाद कर लेंगे, तो कैसे करिएगा, मुझे ये बात बताइए। हालांकि जो शास्त्री भी किए हुए हों उन्हें भी एक दिक्कत आएगा कि वह डिमांड को समझ पाना बहुत थोड़ा कठिन है। समझ सकते हैं, यदि समझ लें तो आप कर सकते हैं तैयारी। और क्या है कि तो ये बात को आप लोग मेरी को ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसी के चक्कर में आधे से अधिक लोग फंस जाते हैं कि सेल्फ से सब कुछ हो जाएगा। नहीं भाई, आज जो टॉपर्स होने के बाद कहते हैं ना कि सेल्फ से मैंने किया है तैयारी, तो हाँ, सेल्फ से कैसा किया है पता है, मैं भी बता देता हूँ कि किसी ने क्या किया है कि टेलीग्राम पर लेक्चर पड़ा हुआ है, अब आपने उसका लेक्चर पढ़ लिया है और आपने यूपीएससी क्लियर कर लिया है, ठीक है ना। अब आप कह रहे मैंने सेल्फ से तैयार किया है, जबकि आप विजन और जो भी जिन जिन कोचिंग्स के सुप्रसिद्ध कोचिंगों को आप सब लोग जानते हैं, जो किस किस के लेक्चर अवेलेबल हैं क्या नहीं हैं, उनके लेक्चर्स को देख करके आपने तैयार किया हुआ है। साथ में आपने विजन का टेस्ट या कहीं का भी टेस्ट लिया हुआ है, मंथली मैगजीन किया हुआ है, और आप क्या कह रहे हैं, सेल्फ से कर रहे हैं। ये सेल्फ नहीं होता है। आप किसी का लेक्चर्स देख रहे हैं, ऐसे यदि आप संस्कृत में भी किसी का लेक्चर्स मिल जाता आपको, तो आप इसको भी सेल्फ से कर लेते, लेकिन ऐसा है नहीं अवेलेबल, है ना। तो यही चीज़ है, तो इसलिए सेल्फ को समझिए। सेल्फ कहने का उनका मतलब क्या है, समुचित गाइडेंस का अभाव है, बिल्कुल इसका अभाव है, मैं भी यह मानता हूँ कि आप लोगों के लिए है। और सुप्रसिद्ध कोचिंग्स की फीस देना भी कठिन है, अधिकता है, तो ये भी एक समस्या है कि 40,000 के लगभग 45,000 के लगभग बाहर इसका कोचिंग्स दिया जाता है। इन सभी समस्याओं का समाधान क्या है, यदि आपको यह समझना है तो देखिए, आप लोगों को एक ही कि अभी देखिए वीडियो का जो लंबी है इसको आप लोग पसंद नहीं करते हैं, तो वीडियो तो आज इतना ही रहेगा, लेकिन इन सभी चीज़ों का, समस्याओं का समाधान भी है। और समाधान देखो, जो मैंने करने का प्रयास किया, आप भी विद्यार्थी हैं और समझ सकते हैं विद्यार्थी इन समस्याओं को कि आपकी समस्या क्या है, ये मैंने बता दिया। और भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं कि आपको आ रही हों, तो वह मुझे बताइएगा, मैं उनका भी सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। यहाँ देखिए, मुख्य समस्या कंटेंट की है, तो मैंने बता दिया कि सेल्फ से आप मैंने दोनों चीज़ साथ साथ में बताता रहा हूँ कि अब देखिए, सेल्फ से फिर से ये बात लिख लीजिए, सेल्फ से कर रहे हैं और 10th आप पास हैं, सेल्फ से और 10th पास, कोई भी आपका गाइडेंस करने वाला विद्वान नहीं है, तो आप ये फंस रहे हैं इस वैकल्पिक के चक्कर में, आप इसको तैयार नहीं कर पाएंगे, मुश्किल है। और कर पाएंगे तो आप 1-1.5-2 साल में 2 साल में तैयार कर भी लिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे कई विद्यार्थी आए हैं, उन्हीं का मैं बता रहा हूँ कि मैं 19 महीने में तैयार कर पाया हूँ। यदि मेरी वीडियो वो सुन रहे होंगे जो ऐसा कहे हैं, तो वह भी समझ जाएंगे। कुछ कहें मैं 8 महीने में, कुछ 10 महीने में, 8-10 से लेकर के 2-2 साल, 2.5 साल तक वाले ऐसे स्टूडेंट हैं, और जो कई बार मेंस दे चुके हैं, ऐसे विद्यार्थियों का मैं ये बता रहा हूँ। ऐसा होता है, तो आप ऐसा तो छोड़ दें। हाँ, आप 10th वाले कर सकते हैं, 10th तक आपने संस्कृत पढ़ा है, आप हिंदी मीडियम से हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप सेल्फ से भी करिएगा तो लगभग मैं मान के बता रहा हूँ, आप कहें उनको मैं पुस्तक भी बता दूंगा, तब भी आप पुस्तक लेंगे तो लगभग 15-20 हज़ार का आप पुस्तक ले लीजिएगा, यदि आप सब चीज़ें करेंगे, क्योंकि हर चीज़ का आपको पुस्तक लेना पड़ेगा। आप सोचते हैं PDF से मिलकर के काम हो जाएगा। आपको बताऊं, मैंने आज स्वप्न वासव दत्तम का लगभग पढ़ाने के लिए मेरे पास पुस्तक ऐसा नहीं था, तो मैंने क्या किया कि मैंने उसका लगभग 6 से 7 PDF डाउनलोड किया गूगल से, उन 6-7 के कंटेंट को देखा, इतना क्या बताऊँ कैसा कंटेंट था, ठीक ही था, अच्छा था, है ना। लेकिन यूपीएससी में नंबर लाने लायक बिल्कुल भी नहीं था उसमें। बुरा तो नहीं ही कह सकते, क्योंकि वो कॉलेज स्तर का कंटेंट था, वो यूपीएससी स्तर कुछ और है।
कॉलेज स्तर कुछ और है। जो पुस्तकें छपती हैं वो कॉलेज को ध्यान में रख करके छपती हैं, आपकी यूपीएससी को लेकर के नहीं। जैसे कि मान लीजिए अभिज्ञान शाकुंतलम किसी ने लिखा है, किसी राइटर्स ने, या उत्तर रामचरितम का व्याख्या लिखा हुआ, तो वो कॉलेज को ध्यान में रख के लिखेंगे, यूपीएससी को नहीं लिखते हैं। ध्यान रखिए इस बात को। तो ये समस्या है। तो मैंने आपको, जिसका सामर्थ्य है और ढंग से वो बेहतर अपने साथ न्याय करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं से वो सहायता ले ले संस्कृत वैकल्पिक के लिए। इंजीनियर बैकग्राउंड वाला भी ले सकता है इसको, आराम से आप तैयारी भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको, जिसको हिंदी अच्छे से पढ़ना आता हो, है ना, या समझ जाता हो हिंदी, वह संस्कृत ले सकता है। बस उसको यह है कि उसको ऐसा गाइडेंस मिल जाए कि वह कर ले। देखिए, आप लोगों के लिए मेरे पास जो समाधान है, एक तो आप कुछ लोग जो संस्कृत से कर रहे हैं या तैयारी, जिन्हें लग रहा है कि मैं सेल्फ से कर सकता हूँ, तो वो सेल्फ से करते रहिए। थोड़ा बहुत समस्या आएगा, मैं समाधान कर दूंगा। दूसरा ये कि जो 10th पास हैं और हिंदी लिए हैं और जिन्होंने अभी ज़्यादा तैयारी की नहीं हुई है, स्टार्टिंग ही थोड़ा बहुत समझे हैं, तो मैं तो यही सुझाव दूंगा कि आप कोचिंग्स की सहायता लें। क्योंकि संस्कृत यदि आपको करना है, अच्छे नंबर पाना है तो, ठीक है ना। और इसी सब चीज़ों को देख करके मैंने स्टार्ट किया हुआ है, कोचिंग्स भी अभी पढ़ा रहा हूँ। अगला मेरा बैच जो है 1 अक्टूबर से आने वाला है। अभी मेरे से कुछ लोग कह चुके हैं कि आप करा दीजिए। मैंने मना करके रखा, 1 अक्टूबर से आप लोग मुझे पहले भी बता सकते हैं कि मुझे भी करना है ना। तो मैं कुछ चीज़ें भेजते रहूँगा और भेजते रहता हूँ। कुछ लोग हैं जो कह चुके हैं, तो आप देख सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। और क्या है इसकी, तो आप 10th तक किए हैं और हिंदी लिए हैं, तब आपको कोचिंग की सहायता ले लेना चाहिए। आप बेहतर अंक पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए कि कोई भी कोचिंग्स लेने के क्या मापदंड होने चाहिए, क्योंकि आपको बिना कोचिंग्स की सहायता से मुश्किल हो सकता है ये तैयार करना। जो देखिए 80% तैयार कर चुके हों, उनसे मैं कहूँगा वो सेल्फ ही कर लें तो अच्छा है, कर पाएँ तो। लेकिन जो अभी आरंभ कर रहे हैं, जिनका 10-20% हुआ है, उन वो समझ लें तो कोचिंग्स ले सकते हैं। ये वाले विद्यार्थी, इंग्लिश मीडियम को मैं पढ़ाता नहीं हूँ, यानी कि इंग्लिश में मैं नोट्स नहीं देता हूँ। मैं हिंदी, इंग्लिश मीडियम को तो क्यों नहीं पढ़ाऊँगा, इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं मेरे पास। मैं हिंदी में नोट्स देता हूँ, अपना तो देता हूँ, क्योंकि मुझे इंग्लिश इतना बेहतर आता ही नहीं है कि मैं आपको टेस्ट ट्रांसलेट करके दे सकूँ। तो आप हिंदी मीडियम में मेरा पढ़ाया जाना है, हिंदी को मैं पढ़ाता हूँ, और इसी माध्यम में मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने भी जो भी विचार होते हैं उनको बेहतर रूप में, सुस्पष्ट रूप में अभिव्यक्त कर पाता हूँ। इसलिए आप लोग इसको ले सकते हैं। समझाने की मेरी शैली क्या है, अभी थोड़े तीव्र गति से बोल रहा हूँ। समझाने की शैली जो है उसको मैंने बहुत सारे लेक्चर बनाए हुए हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, तो ऐसा मैंने बता दिया है कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए, कोचिंग लेने के कुछ मापदंड होते हैं, वह आपको समझा देता हूँ जिस भी कोचिंग को लेना है। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे का, लेकिन मापदंड आप समझिए। जैसे सबसे पहले यह देखिए कि आपको वह समझा पा रहा, समझाने में सक्षम है या नहीं है। यानी कि समझा पा रहे हैं यदि, पहला देखिए कि जिस कोचिंग में आप जा रहे हैं उसका डेमो लीजिए, ठीक है ना। 3 से 4 दिन उसका वीडियो देखिए, यदि उपलब्ध या समझा पा रहे हैं वो बढ़िया से या नहीं, फर्स्ट बात। दूसरा बात, आप यह देखिए कि समझाना, यदि आप उनका पढ़ाया अच्छे से समझ पा रहे हैं तो फर्स्ट बात यह है। दूसरा कि कंटेंट देखिए, यानी कि नोट्स देखिए। कैसा उनका कंटेंट या नोट्स है। यदि आपको ऐसा पहले से मिल जा पा रहा उनका तो देखना पड़ेगा ही आपको। और देखिए कि वह कितना अपडेट है, यह भी देखिए अपडेट कितना है जो ये कंटेंट है। क्योंकि यदि मान लीजिए, एक बात आपसे पूछता हूँ कि कुछ विद्यार्थी हैं, ये 20 विद्यार्थी हैं, ये प्रतिवर्ष मेंस लिख रहे हैं, और ये 1, 2 या 3 ही कोचिंग अवेलेबल है,
इन्हीं 2 ही 3 कोचिंग का नोट्स बार बार वही पिछले जो 20 साल से चला आ रहा है पेपर में लिख कर के आते हैं। एक चेक करने वाला आता है, वो 20 कॉपी चेक करता है, उसे एक जैसा ही इन कोचिंग का नोट्स दिखता है। आप खुद सोचिए नंबर वो कितना देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। यानी कि बिल्कुल भी नहीं देने का मतलब यह है कि 250 देगा, 270 देगा, ये दायरा रहेगा आपका, 300 दे देगा। आपको बेहतर नोट्स चाहिए तो खुद उसका अपडेशन करना पड़ेगा, या कहीं ऐसी जगह से पढ़ना पड़ेगा कि जहां नोट्स अपडेट किए जाते हो, या एक ये चुनना पड़ेगा। तीसरा कि आप उससे रोज उत्तर लिख पा रहे हैं, और रोज उत्तर एक लगभग आपको जो भी पढ़ रहे हैं रोज 1 से 2 उत्तर लिखना है, और वो 1 से 2 उत्तर रोज लिखना है। मान लीजिए आप 60 दिन तैयार कर रहे हैं और 2 या 2 उत्तर लिखते हैं, तो आप लगभग 120 उत्तर लिख लेते हैं। तो यह यदि 1-2 उत्तर लिखने के चेक कराने की व्यवस्था कहीं है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब ऐसा कि 1-2 उत्तर आप लोग लिख के चलाएं। दूसरा, कोई भी चीज़ में डाउट हो तो आप तुरंत पूछ सकें। जहाँ पर जैसे कि पढ़ रहे हैं आप किसी टॉपिक्स को, डाउट हुआ, आपने तुरंत पूछा सर मुझे ये नहीं आ रहा, और तुरंत वो डाउट आपका सॉल्व हो जा रहा है। ऐसी कोचिंग को लीजिए कि आपकी जो डायरेक्ट वार्तालाप होता रहे। तीसरा, आपको जब भी जितने भी बजे दिन में सहायता हो और वहाँ वो सर आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हो, बात करने के लिए तैयार हो, क्योंकि इसमें ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको प्रत्येक समय ज़रूरत टीचर की पड़ सकती है। तो ऐसा टीचर चयन कीजिए कि जो आपको हर वक्त बात बताता रहे कि आपकी ये गलती है, आपका ये गलती है। तो इस प्रकार का आपको टीचर को ढूंढिए। यदि ऐसा आपको मिल रहा है कि टीचर बढ़िया है, कोचिंग्स अच्छे से दे रहा है, तो जो भी इस प्रकार का आपको मिल जा रहा है उसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जो मैंने बताया है वो इस प्रकार का इसलिए बताया है कि मैं ऐसे ही कराता हूँ। बाकी मेरा एक चीज़ और रहता है कि जो यूनिट तैयार कर देते हैं हम, यदि मान लीजिए आपको यह यूनिट पहले पेपर का मान लीजिए 6वां यूनिट दर्शन है, आपको समझ में नहीं आया, तो इसको मैं अगले बैच पढ़ाता हूँ, तब आपको 1 या 2 यूनिट जो आपको एकदम कठिन लगा है उसके लिए आपको अवसर दोबारा पढ़ने का भी मैं दे देता हूँ। मैं साथ साथ में जो इंटरव्यू की तैयारी आपका कराता जाए, क्योंकि बाद में कोई तैयारी नहीं होता है, ना कोई आपको हेल्प कर पाता है, आपके साथ ही साथ इंटरव्यू का एक डेवलप होता जाए कि संस्कृत को कैसे समाधान कराएं जिसका आप व्यवहारिक जीवन में भी उपयोग कर सकें। तो इस प्रकार का इंटरव्यू का साथ साथ तैयारी करते जाना है। तो इस प्रकार का सभी चीज़ों को बहुमुखी दृष्टिकोण से देख करके तैयार करते जाइए। यदि आप ऐसा सेल्फ से कर पाएँ तो सेल्फ से कर लीजिए, ऐसा आप किसी कोचिंग को लेकर के कर पाए तो उसको लेकर के कर लीजिए, और यदि ऐसा आप चाहते हैं कि मेरी कोचिंग ज्वाइन करना है तो बिल्कुल आप मुझे सूचित कर सकते हैं। 1 अक्टूबर से मेरा बैच है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे में ये सब कुछ होता है, प्रत्येक यूनिट कराने के बाद मेरा एक बार सिलेबस पूर्ण होने के बाद मैं रिवीजन भी रखता हूँ, टेस्ट सीरीज भी मैं कराता हूँ, और टेस्ट सीरीज में मैं वही प्रश्न वैसे भी पहले ही दे देता हूँ जब टॉपिक्स का उत्तर आपको देता हूँ कि यह टॉपिक्स आपको लिख के देना है, रोज़ मुझे 2-3 क्वेश्चन दीजिए, और ऐसे देते भी हैं स्टूडेंट मेरे और चेक भी करता हूँ। तो आप कर सकते हैं। देखिए सुप्रसिद्ध कोचिंगों का फीस अधिक है, ये एक समस्या बताया मैंने। तो आप सुप्रसिद्ध कोचिंगों का फीस देख रहे होंगे 40 से 45 हज़ार है, ये आप देख रहे हो, बात कर सकते हैं। मैंने आपको इसका आधा करके रखा हुआ है, आधा करके 20,000 रखा हुआ है, और इसको भी मैंने आप लोगों को समस्या होता है तो 2 बार में बांट करके रखा हुआ है कि आप 1 मंथ के शुरुआत में भी, मतलब जब स्टार्ट होता है तब 10,000 दे दीजिए और 10,000 बाद में दे दीजिए। ऐसा जिसको आर्थिक समस्या होती है उसके लिए ये कर देते हैं। तो इतना मैंने आपको लिए सरल कर दिया है। यदि आप पुस्तकें भी खरीदेंगे ना तो 15-20 हज़ार का खरीद जाएंगे, यह मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा ऐसे हो जाएगा, क्योंकि आपको ऐसा खरीदना पड़ेगा। हमारे यहाँ मैंने क्या किया है, कैसे तैयार किया है, प्रत्येक विषय की मैंने 2 या 3 पुस्तकें खरीदी हुई हैं, और मेरे पास लाइब्रेरी है, उसमें से जाकर मैं कुछ पुस्तकों को देखता हूँ। इन सभी से मैंने करेंट अपना नोट्स बनाया हुआ है, उसको अपडेट करता रहता हूँ। जब मुझे जहाँ जाता हूँ तो मुझे 1-2 पुस्तक मिलता है, उसको देख करके और भी अपडेट कर देता हूँ, और इस प्रकार आपको नोट्स प्रदान किया जाता है। क्लास में भी लिखवाया जाता है, टेस्ट सीरीज भी करवाई जाती है, रोज़ 2-3
उत्तर आप लिख के मुझे जितना भी देना चाहें, लगभग मैं 2 का कहता हूँ कि 2 तो आपको देना ही है, देख करके मुझे चेक करवा सकते हैं। जब भी आपको जो भी समस्या हो कॉल कर सकते हैं मुझे। इस प्रकार की मेरी फैसिलिटी रहती है। मैं हमेशा आपके लिए गाइडेंस में रहता हूँ कि आप जब चाहें तब दे सकते हैं। और मेरी पढ़ाने की शैली यही है जो है, आप समझ सकते हैं। तरीका भी ऐसे ही समझाने का है। मैं कैमरा दिखा करके पढ़ाता हूँ अपनी क्लासों में, मेरा चेहरा भी आप आराम से देख करके समझते हैं। और साथ ही वहाँ तो इस प्रकार की उत्तर भी चेक कराते हैं। जो भी पूछना होता है तुरंत आप पूछ लेते हैं। मैं किताबें भी आपको वहाँ उपलब्ध कराता हूँ, क्योंकि जो मैंने किताबें पुस्तकें खरीदी हुई हैं 15 से 20 हज़ार की, तो वो मैंने ऐसे थोड़ी ना, मैं उसका पेड PDF बना करके कोशिश करता हूँ जितना दे पाऊँ देने का प्रयास करता हूँ वहाँ क्लास में। आपको मेरी पुस्तकों के भी सहारा मिल जाता है। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने अपनी भी कोचिंग का बता दिया और मैंने मापदंड भी बता दिए आपको, कैसे किसी और की कोचिंग करना है तो उसके मापदंड क्या हों, कि आप कैसे चयन करें। तो यह सब चीज़ें देख करके आप चयन करिएगा। दूसरा ये कि जो विद्यार्थी, आपको एक चीज़ और देखना है कि ऐसा टीचर हो जो कि आपके चारों GSों का अध्ययन रखे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। UPSC के चारों GSों का अध्ययन रखे। ऐसा क्यों? और साथ में संस्कृत बेहतर जानता हूँ। ऐसा मैंने क्यों कहा? दोनों चीज़ें तो इसको ऐसा मैंने इसलिए कहा कि आप खुद समझिए कि आप एक चीज़ देखते हैं। क्या देखते हैं? आपने ये देखा है सामाजिक समस्याएं होती हैं, आर्थिक समस्याएं होती हैं, पर्यावरणीय समस्याएं होती हैं। ऐसी हर क्षेत्र से संबंधित समस्याएं होती हैं। और जो UPSC का चारों GS टीचर तैयार किया हुआ रहता है, वह चारों प्रकार की सामाजिक समस्याएं को जान रहा होता है। उसे पता होता है कि यहाँ उद्योग में या जो हमारा GDP है उसका क्या समस्या है, खाद्य प्रसंस्करण है उसका क्या समस्या है, कृषि क्षेत्र का क्या समस्या है, या हमारा जो उदारीकरण इत्यादि है, या जो हमारा आर्थिक मॉडल है, या जो हमारी राजकोषीय नीति है, इन सब चीज़ों में क्या समस्याएं हैं, NPA की क्या समस्या है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की क्या समस्याएं हैं। तो यहाँ क्या संस्कृत इन सभी चीज़ों के लिए सहायक है? जी बिल्कुल, बहुत जगह सहायक होती है। तो आपको वह जान के रखना होता है। तो जो GS जानता ही नहीं होगा आर्थिक समस्याओं को, वो आर्थिक समस्याओं को समाधान कैसे करवाएगा? आप मुझे प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो हिंसा, घरेलू हिंसा, सांप्रदायिकता आज जो फैली हुई है देश में, पंथ निरपेक्षता, इन सभी चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, वह कैसे सामाजिक कर पाएगा? राजनीतिक गवर्नेंस की समस्याएं कैसे कर पाएगा सॉल्व? पर्यावरणीय समस्याएं, जलवायु परिवर्तन हो रहा, आप देख रहे हैं अभी जो हो रहा है, अतिवृष्टि अनावृष्टि हो रहा है, बाढ़ आ रहा है, आप देखते ही हैं, है ना। ग्लेशियरों का आप देख ही रहे हैं पिघलन। तो इन सारी समस्याओं को लेकर के कैसे हमारी पूर्व पद्धति थी या हमारा पूर्व संस्कृत का ज्ञान कैसा इसके समाधान के लिए कार्य करता था। आज ही तो बाढ़ आना स्टार्ट नहीं हुआ है, समाज में पहले भी बलात्कार, हिंसा होती होगी। उनका समाधान कैसे किया जाता था, आर्थिक समस्याएं कैसे निपटी जाती थी, इन सभी का साहित्यिक ग्रंथों के माध्यम से कैसे मिलता है उत्तर। महाकवि भास, भारवी, भभूति, कालिदास कैसे अपने ग्रंथों में इन समस्याओं को दिखाते हैं, श्लोकों के माध्यम से कैसे पता चल जाता है, कुमार संभव में कैसे जनजातियों के हिमालयी वर्णन किया गया है। इन सब का जानना आपके लिए तभी हो सकता है जब कोई ऐसे टीचर से आप पढ़ें जो इन चारों GSों को जानता हो। तो यह जानना एक महत्वपूर्ण है। जो इनको जानेगा वो आपको पढ़ाएगा तो ठीक से आपको तैयार होगा। आप जानते हैं GS4 की नीति शास्त्र लगा हुआ है। उस नीति शास्त्र में आपको क्या करना होता है? नीति शास्त्र में आपको नैतिकता की बात की जाती है। आप दर्शन को जानते हैं, दर्शन से कहीं ना कहीं नीति शास्त्र आया है। साथ ही साथ जो भी एक IAS अधिकारी के लिए वैल्यूज होती है, या उसकी अभिवृत्ति होना चाहिए, या उसकी जो बौद्धिक क्षमता होना चाहिए, भावनात्मक रूप से क्या प्रबलता होनी चाहिए, सहानुभूति समानुभूति क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों की भी बातें संस्कृत में रहती हैं। तो यह सब चीज़ें जानने वाला टीचर जब आपको पढ़ाएगा ना, तभी आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकेंगे। और यही सब देख करके आप किसी भी टीचर को चयन कर सकते हैं।
तो आज हमने आपको यह बताया सबसे पहले यहाँ कि संस्कृत क्यों लेते हैं ये लोग, क्या अच्छाई है इस विषय की, क्या इसकी बुराई है, और आप कैसे किसी के साथ या किसी का सहायता से या मेरी कोचिंग्स के माध्यम से जैसी आपकी क्षमता हो वैसे कर सकते हैं। आप लोग यहाँ सोच सकते हैं कि यह अपनी क्लास का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कुछ भी, तो देखिए नॉर्मल सी बात है, कोई भी व्यक्ति बताता है तो स्वहित की तो बात करता ही है, साथ ही मैं आपके परहित की भी बात करता हूँ, क्योंकि बिना स्वहित की बात किए कोई रह ही नहीं सकता। मैं पहले बता चुका हूँ, कुमारोल्य भट्ट कहे हैं कि प्रयोजनम मनुद्देश्य मंदाः अपि न प्रवर्तते, प्रयोजनम मनुद्देश्य मंदाः अपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के कोई मूढ़ व्यक्ति भी कोई काम नहीं करता है। तो हम सब तो पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना, तो इसलिए सामर्थ्य अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं, और यदि नहीं कर सकते तो आपको समस्या तो मालूम चल ही रहा होगा। मैंने समाधान भी बताया, मैंने उत्तर लिखने का भी प्रयास बताया, कैसे आप कर सकते हैं। आपकी सेल्फ स्टडी वालों की सहायता के लिए मैं और भी आगे वीडियो लाता रहूँगा, जैसे आप लोग प्रश्न पूछते रहेंगे। कम से कम आपको प्रश्न तो पूछना ही पड़ेगा कि कैसा हमें समस्या आ रहा है, और कैसे मैं उसको बताता रहूँगा। क्या क्या संस्कृत के लिए पुस्तकें आपको खरीदना है वह भी मैं एक वीडियो में लाके बता दूंगा कि आप कौन सी पुस्तकें लेकर के इसको ठीक कर सकते हैं। और जो सामर्थ्य हैं इतना खर्च कर सकते हैं, यदि जो अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहते हैं, तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप किसी न किसी कोचिंग को जो भी ठीक लगे आपके सामर्थ्य के अकॉर्डिंग हो ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो आज हम अपना वीडियो यहीं तक रखते हैं। सभी लोगों के लिए सधन्यवाद।